शुरुआत उस खबर से जो कि हृदय विदारक है। बात करेंगे सबसे पहले आज हाथरस में मौत का जो सत्संग हुआ है, कितने लोगों की जान गई है और अभी क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी खबर होगी 90 मिनट बनाम 135 मिनट की पूरी कहानी सदन की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ आज कहा है, कौन कौन से उन्होंने वार किए हैं विपक्ष पर, राहुल गांधी पर, विस्तार से आपको बताएंगे। तीसरी खबर होगी राजनीति में उबाल और मध्य प्रदेश की विधानसभा में बवाल देखने को मिला है। लगातार कल बजट भी आ रहा है, कल का दिन कितना खास है, विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर होगी राजधानी के नगर निगम का बजट पेश हो गया है। भोपाल की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा बजट है, क्या नया है इसमें, यह भी आपको बताएंगे। पांचवी स्टोरी होगी हमारी, कैसा होगा एमपी के सपनों का बजट। कल बजट पेश होने जा रहा है, कितना बड़ा बजट होने जा रहा है और कितना कुछ खास है, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। छठी खबर होगी महादेव की तस्वीर से महादेव ऐप तक का जो सियासी सफर दिख रहा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और अब छत्तीसगढ़ का इसका क्या कनेक्शन है, विस्तार से बताएंगे। सातवीं खबर होगी नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। नारायणपुर में 5 नक्सली ढेर हो गए हैं, कैसे ये सफलता मिली है और कहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, विस्तार से बताएंगे। आठवीं खबर है 5 बच्चों की मौत, जो 5 बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश के इंदौर में, उसका जिम्मेदार कौन है, उस मौत के पीछे वजह क्या है, ये भी बताएंगे। नौवीं खबर होगी बिलासपुर बलौदाबाजार, जहां पर डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ हो रहा है, कितने बच्चे बीमार हैं, क्या स्वास्थ्य महकमा कर रहा है, ये भी बताएंगे। और 10वीं खबर है बेहद खास, क्योंकि फसलों का पूर्वानुमान किया जाएगा ताकि नुकसान कम हो, किसानों को ज़्यादा फायदा मिले। तो ये 10 बड़ी खबरें जिनको लेकर हम आज आपके बीच आए हुए हैं। पहली खबर हाथरस से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और बड़ी खबर यह है कि अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 130 लोगों की मौत हो चुकी है। भगदड़ मची सत्संग में दोपहर में और उसके बाद जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीर हृदय विदारक हैं। उस तस्वीर को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। प्रशासन अब एक्टिव हो गया है, सरकार सख्त हो गई है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर सीएम योगी से बात भी की। घटना का कोई भी दोषी बचेगा नहीं, सीएम योगी ने कहा है। हादसे की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी ने 24 घंटों में रिपोर्ट भी मांग ली है। 24 घंटों में रिपोर्ट दी जाए, क्यों हुआ इतना बड़ा हादसा। और कल हाथरस भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आयोजकों पर एफआईआर भी दर्ज होगी। आईजी का बड़ा बयान आया है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। सत्संग में लोगों की भीड़ और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यह हादसा है या साजिश, इसकी तरफ भी जांच होगी। तो साजिश को लेकर भी इशारा करते हुए नजर आए हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि सदन में आज जो कुछ हुआ उसकी चर्चा करना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भाषण पर जवाब दिया। 135 मिनट तक चले पीएम मोदी के भाषण में कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, कैसे जवाब दिया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया और यह जवाब कोई छोटा मोटा जवाब नहीं था। पूरे 135 मिनट तक पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर मणिपुर और न्याय दो के नारे लगाए जाते रहे। पीएम को इस दौरान 2 बार अपना भाषण भी रोकना पड़ा, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्ष को नसीहत भी दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है, फिर भी विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्षी सांसदों के इस हंगामे ने सदन की गहमागहमी को और बढ़ा दिया और फिर शुरू हुआ पीएम के भाषण का हिंदू, 99 और मौसी वाला चैप्टर। पीएम ने अपने भाषण में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कांग्रेस 100 में से नहीं बल्कि 543 में से 99 नंबर लाई है। पीएम ने अपने भाषण में शोले फिल्म का जिक्र किया और शोले फिल्म की मौसी को भी याद किया।
इसके बाद पीएम ने हिंदू सहनशील हैं, हिंदू संयोग या प्रयोग के लिए नहीं है, ये भी बात कही। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते हुए। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, और मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई है, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। पीएम के 135 मिनट वाले इस भाषण में कई बातें ऐसी भी थी जो विपक्ष के सीने पर किसी तीर की तरह चुभी होंगी। अब शब्दों के तीर के जख्म होंगे तो आवाज भी निकली होगी, जिसके बाद अखिलेश यादव सामने आए और पीएम को जवाब दिया। जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कई बार कांग्रेस के पतन का जिक्र किया और कहा हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी का भाषण निंदनीय था। अब देखना यह होगा कि कल दिए राहुल गांधी के बयान पर पीएम मोदी के इस पलटवार पर देश की सियासत में और क्या रंग दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। आज एक तरफ जहां राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए बयान का मुद्दा गूंजा, तो वहीं दूसरी तरफ नरसिंह घोटाले को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। बीजेपी की नई सरकार का ये पहला पूर्णकालिक सत्र है, लेकिन इस सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक है। लगातार सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इस बार कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले को अपना हथियार बना लिया है और लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। आज सदन में कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले का मुद्दा उठाया, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान की निंदा की। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि फिरोज खान के पोते और इटालियन मां के बेटे राहुल गांधी आज तक समझ नहीं पाए कि हिंदू धर्म क्या है। राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बीजेपी की आदत है। राहुल गांधी के प्रति बीजेपी में भय है। फिरोज खान का पोता और इटालियन मां का बेटा
वो भारत के ना तो हिंदुस्तान को समझ पाया है, ना हिंदू धर्म को समझ पाया है। उसने कल जो हरकत की है बहुत निंदनीय है। भारत का संपूर्ण हिंदू समाज, पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू जो वसुदेव को अपने कुटुंब मानकर चलता है, सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है, ऐसे हिंदू को हिंसक कहा है राहुल गांधी ने। इसलिए राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, अगर आपने हिंदुस्तान में हिंदुओं से माफी नहीं मांगी तो ध्यान रखना आपका विरोध भी किया जाएगा और आपका पुतला बनाकर गंदे नाले में पटका जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता भी गंदी है, तुम्हारा दल भी गंदा है, तुम्हारा विचार भी गंदा है। ये भाजपा की बौखलाहट है। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कहा है कि हमारा हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें कभी भी हिंसा नहीं हुई है। हमारा वो हिंदू धर्म है जिसमें हमेशा सनातन धर्म की बात की गई है। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर शिव जी की फोटो दिखाई। राहुल गांधी जी शिव भक्त हैं, लेकिन भाजपा सोचती है कि उन्हीं के पास ठेका है हिंदू धर्म का, जबकि भाजपा तो स्वयं 40 साल पुरानी पार्टी है और हिंदू धर्म का तो इतिहास हजारों साल पुराना है। हालांकि राहुल गांधी के बयान को लेकर सत्र से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान की कांग्रेस को कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूँ, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, यह उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सिर्फ राहुल गांधी का ही मुद्दा नहीं गूंजा, बल्कि नरसिंह घोटाले का भी गूंजा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल में लंबे समय से रेगुलर स्टाफ की नियुक्ति नहीं की गई है, आउटसोर्स कर्मियों के सहारे संचालन किया जा रहा है। चर्चा होगी, दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। मुख्य बात थी चर्चा होना, और चर्चा से सरकार नहीं भाग रही है। ये मोहन यादव जी की सरकार है जिसने तय कर लिया कि हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार हैं, और जब चर्चा होगी तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। मांग जो है चर्चा की गई थी, और हमने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस चर्चा को पटल पे लाया जाना चाहिए। उनको इस बात के लिए मानना पड़ा कि चर्चा किए बिना कांग्रेस नहीं हटेगी, क्योंकि विषय छात्रों से जुड़ा हुआ है। यदि छात्रों के प्रति सरकार की चिंता वास्तविकता में होती तो इस इतने बड़े लोक महत्व के विषय को लाखों छात्र जिससे जिनका जनहित प्रभावित हो रहा है, उसकी चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से होती तो ज्यादा बेहतर संदेश जाता। आज वैसे तो मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा ही दिन है, लेकिन इससे पहले ही विपक्ष में बैठी कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक रुख अख्तियार कर चुकी है। सत्र में दूसरे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। आने वाले दिनों में सत्र और ज्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश में कल बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सूबे की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और कुपोषण तमाम जैसे ऐसे मुद्दे को लेकर सर्वेक्षण किया गया है कि स्थिति कितनी बदली है। क्या है इस पूरे सर्वेक्षण की बड़ी बातें, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मोहन सरकार के पहले और मध्य प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट से पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है। सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति का खाका पेश किया है। साल 2022-23 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति 10,500 रुपए आमदनी बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि साल 2011-12 की तुलना में साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 4 गुना हो गई है। अब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1,42,565 रुपए हो गई है। सरकार ने अपने राजस्व को लेकर भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जानकारी दी है। कृषि से सरकार को 1,200 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क से 10,400 करोड़ रुपए और स्टेट जीएसटी से 32,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। 4 करोड़ 29 लाख लोगों को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ा गया है। साल 2005-06 से लेकर 2023-24 तक कृषि लोन के मामले में 16% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनाज के उत्पादन में 1.91% की मामूली गिरावट हुई है। गेहूं में 5.84% का रकबा घटा, दलहन में 42% की बढ़ोतरी हुई, तिलहन में 7% की बढ़ोतरी हुई,
गन्ना में 8.93% का क्षेत्रफल कम हुआ, तो वहीं कपास में 9.88% क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में कुपोषण के दाग को भी सरकार ने हटाने का काम किया। दावा किया गया कि मुख्यमंत्री बाल संवर्धन आरोग्य कार्यक्रम के माध्यम से साल 2020 से लेकर मार्च 2024 के बीच में कुल 12 लाख से ज्यादा गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों को वेरीफाई किया गया। करीब 10 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आए। 86% बच्चे गंभीर कुपोषण से बाहर आ गए हैं। बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आई है। बुधवार को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत होगा और ये बजट 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें प्रदेशवासियों को कोई वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा, ऐसी भी संभावना है। मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती का रकबा भी घटा है। एक बड़ा सवाल है कि सरकार तमाम सारे खर्चों को लेकर जरूर जानकारी दी है। यह भी बताया है कि सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन निर्माण अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि पुल ओवरब्रिज के निर्माणों में करीब 70% प्रोजेक्ट पूरे हुए, लेकिन समय के भीतर 30% प्रोजेक्ट पूरे अब तक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर ये बताती है कि आखिर सरकार की स्थिति क्या है और सरकार जनता के लिए किन मुद्दों पर काम कर रही है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे। और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा तो बढ़ा ही है और अब तमाम अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। डीजीपी पहुंचे हैं, मुख्य सचिव पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात हाथरस में ही रुकेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। इस घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी लेंगे और कल फिर सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपेंगे। घटनास्थल पर पहुंचे हैं मुख्य सचिव और डीजीपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 130 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हाथरस में जिस तरह से सत्संग के दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई। मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दुख जाहिर किया है और साथ ही साथ लगातार मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है। सीएम योगी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। कल सीएम हाथरस पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे। आप देखिए कि प्रशासनिक स्तर के बड़े अधिकारी जब इस घटनास्थल पर मौजूद हैं तो अंदाजा लगाइए कि ये घटना कितनी बड़ी है और सरकार इस घटना को लेकर कितनी गंभीर है। क्या कुछ कहा है मुख्य सचिव ने, देखिए। ये घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक है। इसमें शासन और प्रशासन की पूरी संवेदनाएं जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ हैं। हम लोग यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया और वो हर पल पल की खबर को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो लोग घायल हैं उनको सही और अच्छी तरह से उपचार मिल सके और जो मृतक हैं उनका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो भी व्यवस्था करनी है वो करने के बाद उनके परिजनों को सौंपते हुए उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो मुख्य सचिव को आपने सुना, परिजनों को घर तक पहुंचाया जाए और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। एनडीआरएफ की कई टीम गाजियाबाद से रवाना हो चुकी है। साथ ही साथ जिन लोगों की जान गई है उनके शवों को मोर्चरी में रखा गया है। एक एक करके सभी का पोस्टमार्टम हो रहा है। खबर यह भी है कि जो लोग घायल हैं उनके लिए अस्पताल के बेड फुल होने के बाद फिर दूसरे अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। इस तरह की स्थिति है क्योंकि 1-2 हज़ार नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, 50 हज़ार से ज़्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और ख़बर यह है कि भोले बाबा सत्संग कार्यक्रम में ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वही भोले बाबा हैं जिनके कार्यक्रम में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और लोगों के वहां पहुंचने के बाद, सत्संग खत्म होने के बाद फिर भगदड़ मची और इस भगदड़ में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी अभी तक बाबा को लेकर, जिसको सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, कोई खबर नहीं आई है कि वो कहाँ हैं।